हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल साक्योड में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट रीजन्स लाइक द कावेरी डेल्टा बिकम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम. Do you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? That was because Delhi became an important city only in the 12th century. Take a look at table 1. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomar Rajputs, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred to as Chamans of Ajmer. It was under the Tomar and Chauhan that Delhi became an important commercial center. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. Coins minted here called Delhi walls had a wide चैप्टर 2 में हमने ये देखा था कि जो कुछ रीजंस थे, जैसे कि कावेरी डेल्टा वो एक इस सेंटर बन रहे थे बहुत ज़्यादा लार्ज किंगडम के। क्या आपने आपने क्या नोटिस किया कि कहीं किसी भी जगह पे दिल्ली का कैपिटल की जगह पे मेंशन ही नहीं किया गया था दिल्ली को कैपिटल की तरह। ये इसलिए था ना क्योंकि जो दिल्ली थी वो कैपिटल बनी थी, वो जो दिल्ली जो थी ना वो इम्पोर्टेंट सिटी बनी थी सिर्फ और सिर्फ 12th सेंचुरी में। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दिल्ली सबसे इम्पोर्टेंट कब बनी थी, तो जब दिल्ली सबसे इम्पोर्टेंट बनी थी 12th सेंचुरी में। फिर उसके बाद जो दिल्ली सबसे पहले कैपिटल बनी थी ना वो तोमर राजपूत के अंदर बनी थी। जो तोमर राजपूत जब दिल्ली पे राज करते थे तब बनी थी दिल्ली सबसे पहली बार कैपिटल। और वो मिडल 12th सेंचुरी में चौहान्स ने उनको हरा दिया, और जो चौहान्स थे ना वो आए थे अजमेर से। तो उसके बाद जो दिल्ली था वो चौहान्स के अंदर बन गया, चौहान्स के अंदर आ गया, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल एरिया बन गया। और ये बहुत सारे जो अमीर जैन मर्चेंट्स थे ना वो सिटी में रहा करते थे, और वो बहुत ज़्यादा टेम्पल्स वगैरह बनवाते थे। और जो कॉइन थे ना दिल्ली के, दिल्ली के लिए एक अलग कॉइन हुआ करते थे जिनका नाम था दिल्ली वाल्स। सो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो दिल्ली के कॉइन्स थे उनको क्या बोलते थे, सो जो दिल्ली में बने कॉइन्स थे उनको हम बोलते थे दिल्ली वाल्स। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast area of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultan in the beginning of the 13th century. Take a look at table 1 again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultans. The Sultans built many cities in the area that we now known as Delhi. Look at map 1 and locate Delhi, Akuna, Siri and Japana. फिर जो दिल्ली की ट्रांसफॉर्मेशन थी ना कैपिटल के अंदर, वो सब कॉन्टिनेंट में जो उसकी फाउंडेशंस थी ना और दिल्ली को कैपिटल बनाने की वो कही थी सुल्तान्स ने, और उसकी बिगिनिंग हो गई थी 13th सेंचुरी में। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई टेबल 1 है उस पर ये देख रहे हैं, वो टेबल 1 को भी बाद में देखेंगे। जो दिल्ली सुल्तान थे ना उन्होंने बहुत ज़्यादा जगहें बनाई थी दिल्ली के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मैप दे रखा है उसमें बहुत सारी जगह दे रखी है, तो वो सब दिल्ली सुल्तान ने बनाई थी। तो उनमें से कुछ है दिल्ली या कूना एक जगह है, सीरी वो भी एक जगह है, और जापनहा ये भी एक जगह है। ये सारी जो जगहें थी उन्हें दिल्ली सुल्तान ने बनाया था। सो ये पिक्चर 1 है, इसमें दिल्ली में किसने कितने टाइम तक रूल किया वो सब लिखा है। सो यहाँ पे सबसे पहले जो दिल्ली में डायनेस्टी आई थी ना वो आई थी राजपूत डायनेस्टी। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली में सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी आई थी। सो दिल्ली में सबसे पहले आई थी राजपूत डायनेस्टी, और राजपूत डायनेस्टी में भी सबसे पहले आए थे तोमर्स। फिर तोमर्स में सबसे पहले आए थे आनंगापाल। फिर उसके बाद नेक्स्ट उनको डिफीट करा था चौहान्स ने, वो भी राजपूत फैमिली वो भी राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सो चौहान्स में उनको डिफीट करा था पृथ्वीराज चौहान ने। फिर पृथ्वीराज चौहान के बाद आए अर्ली टर्किश रूलर्स। फिर उसके बाद आए
टर्किश रूलर। और ये जो टर्किश रूलर थे ना, मतलब इसको हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। सो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी का वो कौन थे किंग। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी या फिर टर्किश डायनेस्टी के किंग थे कुतुबुद्दीन ऐबक। सो इन्होंने सबसे पहले वो सबसे पहले टर्किश रूलर थे। फिर उसके बाद थे शहाबुद्दीन इल्तुतमिश, फिर उसके बाद इन्होंने रूल किया। फिर उसके बाद आई रज़िया सुल्तान। सो रज़िया सुल्तान भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली जो थी, ये पहली टर्किश फीमेल रूलर थी। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। गियासुद्दीन बलदन, ये सबसे लास्ट टर्किश रूलर थे। फिर टर्किश डायनेस्टी के बाद आई थी खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर थे जलालुद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद आए थे अलाउद्दीन खिलजी। फिर यहाँ अलाउद्दीन खिलजी लास्ट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के। खिलजी डायनेस्टी में बस 2 ही रूलर थे और बाकी सब में थोड़े ज़्यादा रूलर्स थे, बट खिलजी डायनेस्टी में बस 2 ही रूलर थे। तोमर में भी बस 1 रूलर था और चौहान में भी बस 1 रूलर था। टर्किश में 4 रूलर थे। फिर उसके बाद आई तुगलक डायनेस्टी। उसके सबसे पहले रूलर थे गियासुद्दीन तुगलक। फिर उसके बाद आए मोहम्मद तुगलक। फिर आए फिरोज शाह तुगलक। सो जो फिरोज शाह तुगलक थे वो सबसे लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। फिर आई शाही डायनेस्टी, उसके बस 1 ही रूलर थे खियाज खान। और सबसे लास्ट की डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी, जिसके एक ही रूलर थे जो कि थे बहादुर लोधी। तो ये जो लोधी डायनेस्टी थी वो सबसे ज़्यादा लास्ट डायनेस्टी थी, लास्ट डायनेस्टी थी जिसने दिल्ली पे रूल किया। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे पहली वाली डायनेस्टी तो राजपूत डायनेस्टी थी और सबसे लास्ट जो डायनेस्टी थी जिसने दिल्ली पे रूल किया वो थी लोधी डायनेस्टी। यहाँ पे साइड में एक टॉम की भी पिक्चर दे रखी है, तो वो टॉम था फिरोज शाह तुगलक का। अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान्स। सो अब हम देखेंगे कि सुल्तान्स के अंडर जब सुल्तान्स रूल करते थे दिल्ली पे, तब दिल्ली कैसी थी। हिस्ट्रीज आर नोन एज त्वारिक सिंगुलर एंड त्वारिक्स प्लूरल इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। सो जो हिस्ट्री लिखते थे ना उसको बोलते थे तारीख। जो तारीख वर्ड है वो सिंगुलर हिस्ट्री के लिए यूज़ होता था और जो त्वारीख वर्ड है वो प्लूरल होता था। बहुत सारी जो हिस्ट्रीज होती थी वो मिलके बन जाती थी त्वारीख्स। और जो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी ना दिल्ली सुल्तान्स के अंदर वो थी पर्शियन लैंग्वेज। द ऑथर्स ऑफ त्वारीख वर लर्न्ड मैन, सिगरेट्स एडमिनिस्ट्रेशन पोर्ट्स एंड कंट्रीज who both recounted event and advised rulers on governor, emphasizing the importance of just rule. सो जो त्वारीख के ऑथर्स थे, जो त्वारीख लिखते थे, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे मैंस हुआ करते थे। वो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज उनको सब आता था। और वो जो त्वारीख लिखने के साथ ही साथ ना वो रूलर जो होते थे उनको एडवाइस भी देते थे, बहुत सारी चीज़ों में एडवाइस देते थे। देन नेक्स्ट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दी सर्कल ऑफ जस्टिस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी। सैलरीज come from the revenue collected from peasants, but peasants can pay revenue only when they are purposely and happy. This happened when the king promote justice and honest governors. सर्कल ऑफ जस्टिस, इसमें ऐसा होता है ना कि जो किंग होता है वो विदाउट सोल्जर्स तो सर्वाइव नहीं कर सकता, विदाउट सोल्जर्स विदाउट सिपाही तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। जो सोल्जर्स है वो तो किंग के लिए फ्री में काम करेंगे नहीं, उनको चाहिए पैसा। तो जो पैसा आता है वो आता है फार्मर से। पीजेंट्स का मतलब होता है फार्मर। तो जो पीजेंट्स जो फार्मर है वो भी तो ऐसे फ्री में पैसे देंगे नहीं, वो भी तब भी पैसे देंगे जब वो खुश होंगे। और वो खुश कब होंगे, जब किंग उनके साथ जस्टिस करेगा, उनको अच्छे फैसले देगा, अच्छे ईमानदार गवर्नर देगा, तभी जो पब्लिक है जो फार्मर्स हैं वो खुश होंगे। और जब वो खुश होंगे तब वो पैसे देंगे किंग को। जब वो किंग को पैसे देंगे तो जो पैसे हैं वो किंग सोल्जर्स को देगा और सोल्जर्स पैसे लेके किंग के लिए काम करेंगे, जो उनका किंगडम है उसकी रक्षा करेंगे। देन यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सर्कल ऑफ जस्टिस है उसे किसने लिखा था और कब लिखा था।
तो जो सर्कल ऑफ जस्टिस था ना, इसे 13th सेंचुरी में लिखा गया था। फकीर ई मुदाबिर में इसे लिखा था, सर्कल ऑफ जस्टिस को लिखा था। Keep the following additional details in mind. First, the author of Tariq lived in cities, mainly Delhi, or hardly even in village. Second, they often wrote these their histories for sultans in the hope of rich rewards. Third, these authors advise rulers on the need to preserve an idea social order based on birthright and gender distinction. This idea were not shared by everybody. फिर उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ एडिशनल डिटेल्स दी गई हैं त्वारीख राइटर्स के बारे में। तो जो त्वारीख के ऑथर होते थे ना, वो सिटीज़ में रहते थे, ना कि विलेज में। विलेज में बहुत हार्डली ही रहते थे। दूसरा, वो जो मतलब हिस्ट्री लिखते थे ना सुल्तान्स की, वो ऐसी फ्री में नहीं लिखते थे, इस उम्मीद में लिखते थे कि सुल्तान्स उन्हें बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स देंगे, मतलब वो अमीर हो जाएंगे। तीसरा, वो रूलर्स को एडवाइस करते थे और एक आइडिया को प्रिजर्व करते थे, जैसे कि बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। ये जो आइडिया थे ना, ये सबके साथ शेयर नहीं किए जाते थे। इन 1236 Sultan Iltutmish daughter Razia became Sultan. The chronicler of the age, Miraj-e-Siraj, recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable at having a queen as ruler, nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. She was removed from the throne in 1240. So यहाँ पे मतलब एक सुल्तान थे, सुल्तान इल्तुतमिश 1236, और उनकी एक डॉटर थी जो कि थी रजिया। तो मतलब वो सुल्तान बन गई। और उस टाइम के जो क्रॉनिकलर्स थे ना, सो यहाँ पे एक नया वर्ड है क्रॉनिकलर। सो क्रॉनिकलर्स भी एक टाइप के त्वारीख राइटर्स ही हुआ करते थे, बस वो किंग के बारे में या जो भी सुल्तान है उसके बारे में अच्छे काम लिखा करते थे, मतलब उसने क्या अच्छे काम किए हैं ये सब लिखा करते थे। बट ये जो क्रॉनिकलर्स थे ना, वो किंग ने या क्वीन ने क्या बुरे काम किए हैं ये नहीं लिख सकते थे। अगर उन्होंने ऐसा लिखा, जो किंग और क्वीन होता है वो उन्हें सज़ा देंगे। तो जब रजिया का टाइम था ना, तो उसमें एक क्रॉनिकलर थी जिसका नाम था मिराज-ई-सिराज। सो वो मतलब वो ये नहीं चाहती थी कि जो रजिया है ना वो सुल्तान बने, क्योंकि वो ये चाहती थी कि रजिया जो मतलब कोई मेल वो बने उस किंगडम का किंग। पर जो रजिया थी ना, वो अपने सारे ब्रदर्स से ज़्यादा क्वालिफाइड थी। जो मतलब मिराज-ई-सिराज थी और कुछ और लोग थे ना, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई क्वीन उनको रूल कर रही हो, तो इसीलिए मतलब उनको मतलब रजिया सुल्तान को रिमूव कर दिया गया थ्रोन से 1240 में। बर्थ राइट प्रिविलेज claimed an account of birth. For example, people believed that nobles inherited their right to govern because they were born in certain families. तो पहले के टाइम पे एक बर्थ राइट नाम की चीज़ हुआ करती थी। उसमें ये होता था ना कि मतलब जो गवर्नर या मतलब जो राजा का बेटा है वो राजा बनेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे रीड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।